हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 21 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। रिसेंटली पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली passed former resolutions and new bills to negate center's 3 farm acts. Which of the following statement is or are correct about Punjab's new resolutions? First, it prohibits sale and purchase of wheat and paddy under a farm agreement below MSP. Second, it aims to prevent hoarding and black marketing of agricultural produces. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने कल उनकी असेंबली के अंदर ये जो 3 फार्म एक्ट थे उनको नेगेट करने के लिए फॉर्मली रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाया है, जिसके अंदर एक ये प्रोविजन है कि वीट एंड पैडी जो है अगर उसको आप फार्म एग्रीमेंट पे बेच रहे हो तो उसको एमएसपी मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते, राइट। तो मिनिमम आपको ये प्राइस तो इसके ऊपर या सेल करना चाहिए या फिर परचेज करना चाहिए। इससे बिलो प्राइस पे आप सेल या परचेज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है, विच डील्स विद द असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कि आप इलीगल होर्डिंग नहीं कर सकते या फिर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो ये दोनों प्रोविजन जो है वो करेक्ट है। अगर आपने आज का न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ा है तो आपको यहां पे ये दोनों प्रोविजन जो है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स? फर्स्ट, constitutionally any dispute between center and state must be dealt by Supreme Court only. Second, dispute between center and state must involve a question of law that right of a state is violated. Third, states are responsible to prove that their legal right is violated. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए ये सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट की जब बात आती है, सो एज पर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। मतलब ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है और ये ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है कि अगर सेंटर एंड स्टेट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डील किया जाएगा। सो एज पर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। ऐसे कोई भी डिस्प्यूट है तो इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ये सेंटर एंड स्टेट का डिस्प्यूट है? सो इट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई ऐसा कानून कि जिसकी वजह से राइट ऑफ अ स्टेट इज वायोलेटेड, कि जिसकी वजह से ऐसा लगता हो कि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो राइट है, उनका जो हक है वो वायोलेट होता है। तो ऐसे केस में इसे क्या कहेंगे? सेंटर स्टेट डिस्प्यूट कहेंगे, विच विल बी डेल्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इन 1978 कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया था कि इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रूव दैट देयर लीगल राइट इज वायोलेटेड। उनको सिर्फ यही प्रूव करना है that this dispute involves a question of law। इससे सिर्फ उनको सिर्फ यही साबित करना है कि इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर उनका राइट जो है वो वायोलेट होता है। उनको ये प्रूव नहीं करना है कि उनका ये राइट है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये थर्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस केस गलत होगा। आंसर इज ए 1 and 2। सो पंजाब ने रिसेंटली जो फार्म लॉज को नेगेट किया है न्यू बिल्स पास करके, तो इसकी वजह से हमने एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी देखा इससे रिलेटेड एंड एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी देखा। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट न्यू एफडीआई रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली? फर्स्ट, new rules eased FDI, that is foreign direct investment flow, coming through neighboring countries in order to have friendly bilateral trade. Second, new policy aims to curb opportunistic takeovers of Indian companies. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट।
अगर आपने नए एफडीआई रूल्स ध्यान से पढ़े हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे अप्रैल 2020 में, तो उसके अंदर सबसे बड़ा प्रोविजन ये है कि अगर कोई नेबरिंग कंट्री दैट शेयर्स बॉर्डर विथ इंडिया, एनी कंट्री दैट शेयर्स बॉर्डर विथ इंडिया, अगर उनको इंडिया के किसी कंपनी के अंदर एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करना है, देन इट विल हैव टू गो थ्रू द गवर्नमेंट रूट। इट विल हैव टू गो थ्रू दी गवर्नमेंट रूट। एफडीआई के लिए आप सभी को पता है कि दो रूट अवेलेबल है, वन इज ऑटोमेटिक रूट, अदर इज गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट के अंदर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूट के अंदर आपको पर्टिकुलर सेक्टर्स जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। तो गवर्नमेंट ने जो नेबरिंग कंट्रीज है दैट शेयर्स बॉर्डर विथ इंडिया, तो उनके लिए अभी कंपल्शन कर दिया है कि उनको गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाना होगा। तो इस वजह से क्या होगा, इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर नहीं होगा। अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर का मतलब क्या है, जैसे अप्रैल के अंदर इंडिया में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के अंदर काफी सारी कंपनीज ऐसी थी कि जिसका वैल्यूएशन जो है वो डाउन हो चुका। कंपनीज की अगर वैल्यू डाउन होगी तो ऐसे केस में एफडीआई के थ्रू जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कम दाम में हमारी कंपनीज को खरीद सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये नए एफडीआई रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, पर्टिकुलरली चाइना को ध्यान में रखते हुए। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा, आंसर इज बी, सेकंड ओनली। इंडिया के अंदर एफडीआई जो है वो काफी इंक्रीज हुआ है। अगर हम 2020-21 के पिछले जो पहले 5 महीने हैं फाइनेंशियल ईयर के उसकी बात करें तो स्टार्टिंग में ये 60% डिक्लाइन हुआ था, लेकिन उसके बाद काफी स्पीड से उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रही है। और जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि इसके पीछे हमारी जो नई एफडीआई पॉलिसी है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने नई एफडीआई पॉलिसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखा, अब हम एफडीआई से रिलेटेड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? First, it is when foreign company merely buys equity shares of a company. Second, under FDI, a foreign company has no say in a day-to-day operations of company. And third, it is not limited to inflow of money only. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A, 1 and 2। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, थर्ड इज करेक्ट। अब देखिए एफडीआई का मतलब ये होता है कि इंडियन या फिर किसी दूसरी कंट्री के अंदर जब आप किसी कंपनी के कंट्रोल को एक्वायर करते हैं, किसी कंपनी के स्टेक को एक्वायर करते हैं, या फिर आप उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर नया बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं दूसरी कंट्री में, तो उसे क्या कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ये सिंपल लैंग्वेज, राइट। और यहां पे ये जो फर्स्ट लिखा है, इट इज व्हेन फॉरेन कंपनी merely buys shares of इक्विटी शेयर्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई कहते हैं, राइट। एफडीआई के अंदर यू कैन बाय लैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर कोई कंपनी यहां पे बिजनेस एस्टैब्लिश करती है या फिर हमारी कंपनी के अंदर स्टेक जो है वो एक्वायर करती है, तो उसके लिए ये डे टू डे ऑपरेशन में एक राइट बनता है कि वो डे टू डे ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पे ये लिखा है कि फॉरेन कंपनी ने यहां पे अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर भी उसके पास डे टू डे ऑपरेशन में कोई राइट नहीं होगा, तो इस वजह से ये सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है, इट इज नॉट लिमिटेड टू इनफ्लो ऑफ मनी, रादर इट ऑल्सो डील्स विद द इनफ्लो ऑफ नॉलेज, स्किल्स, मैन पावर, कैपिटल एटसेट्रा। तो थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। हमें इनकरेक्ट पूछा था इसलिए आंसर होगा A, 1 and 2। तो एफडीआई जिससे रिलेटेड हमने एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, अपर स्पेंडिंग लिमिट फॉर अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन इज डिसाइडेड बाय प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सेकेंड, अ कैंडिडेट इज डिस्क्वालिफाइड इफ ही स्पेंड्स मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट। अब देखिए ये जो
कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उसके लिए मैक्सिमम कितने अमाउंट वो स्पेंड कर सकता है अपने इलेक्शन के प्रोपेगेंडा के अंदर, तो वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। इट इज डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। तो इस वजह से यहां ये गलत होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। अगर मान लो कि आपको जो लिमिट दी गई है उससे ज्यादा आप स्पेंड करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, राइट। लेकिन कई बार कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि अपना अकाउंट जो है वो ठीक से मेंटेन नहीं करते अगर उनका एक्सपेंस जो है वो ज्यादा हो गया। सो गवर्नमेंट ने ये जो अपर स्पेंडिंग लिमिट है, अपर स्पेंडिंग सीलिंग है, उसको इंक्रीज किया है बाय 10% एंड इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस बाय द इलेक्शन कमीशन। सो अर्लियर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके लिए 28 लाख रुपीस की लिमिट थी, उसे इंक्रीज करके 30.8 लाख कर दिया है। और लोकसभा इलेक्शन के लिए अर्लियर जो 70 करोड़ की लिमिट थी उसको 70 लाख उसको 77 लाख कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी बैंगलोर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, हैदराबाद। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये गोदावरी रिवर है और यहां पे ये कृष्णा रिवर है, राइट। अब दोनों के बीच में यहां पे हैदराबाद। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से जाए तो नागपुर जो है वो यहां पे है, आप यहां पे देख सकते हैं नागपुर यहां पे है। अजंता जो है वो यहां पे सिचुएटेड है और बेंगलोर आप देख सकते हैं कि वो कृष्णा रिवर के नीचे है। अजंता एंड नागपुर जो है वो गोदावरी से ऊपर है, तो दोनों के बीच में कौन है? हैदराबाद। तो हमारा आंसर होगा सी, हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर अभी जो फ्लड आया है उसके लिए माइजरी जो है इट कंटिन्यूज टू हैपन, तो इस वजह से ये पूरा सिटी जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is or are correct about autonomous bodies? First, these are set up by ministries or departments whenever it is felt that certain functions need to be discharged outside the governmental setup. Second, their grants are regulated by concerned ministry or ministries. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट। ऑटोनॉमस बॉडीज का मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को ऐसी कोई बॉडी बनानी चाहिए जो गवर्नमेंट के सेटअप से बाहर काम करे, उसके अंदर इट इज अटैच्ड टू दी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई नॉमिनल कंट्रोल नहीं होता, तो इस बॉडीज को क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस बॉडीज कहते हैं, जिसको कोई स्पेशल फंक्शंस को पूरे करने के लिए बनाए जाते हैं। अब उनको जो ग्रांट दी जाती है इट इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओनली। ये कोई कंसर्न मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री जो है वो रेगुलेट नहीं करते, इट इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा, आंसर इज ए, वन ओनली। सो गवर्नमेंट जो है अभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको ऑटोनॉमस बॉडी में कन्वर्ट करने का सोच रही है एंड उसको ये बताया जा रहा है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर डाला जाएगा, राइट। तो इसलिए ये आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है जिसके अंदर से आपको ये डिबेट जो है वो देखने को मिल सकती है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का क्या आर्गुमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट अबाउट लेटेस्ट डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020? फर्स्ट, टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट। सेकेंड, रिवाइज्ड ऑफसेट गाइडलाइंस एंड थर्ड, टू प्रमोट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों फीचर्स जो है वो करेक्ट है। पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने ये प्रोसीजर जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अंदर सबसे पहला एक ये प्रोविजन था कि उसके लिए एक प्रोजेक्ट इंटेलिजेंस यूनिट बनाया जाएगा विच विल डील विद द टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी जो है वो हम टाइम टू टाइम प्रोक्योर कर सके। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। रिवाइज्ड ऑफसेट गाइडलाइंस के अंदर क्या है, अब उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्लान जो है वो प्रिपेयर करेंगे। पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल कोई वेपन है, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी है,
तो उस पर्टिकुलर मिसाइल के अंदर क्या होता था कि जैसे फ्यूल इंजन है, ये अपर बॉडी पार्ट है, इसके अंदर की सर्किट है, तो ये सब वेरियस बॉडी पार्ट्स जो है वो अलग अलग कंपनीज बनाती थी और फिर उसको असेंबल किया जाता था, राइट। अभी गवर्नमेंट ने क्या इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस के अंदर फॉलो किया है कि ये सारे पार्ट्स जो है अगर एक ही एंटिटी बनाती है, इफ ऑल द बॉडी पार्ट्स आर मेड अप बाय अ सिंगल एंटिटी, तो उनको हम पहले प्रेफरेंस देंगे, राइट। तो ये है रिवाइज्ड ऑफसेट गाइडलाइंस। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जो है उसका एक एम है टू मेक इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, तो जिसके अंदर डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो इंडिया में बनाने के लिए कुछ सेक्टर्स को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। ऑफसेट डाइल्यूशन इन डिफेंस, ये जो अभी प्रोसीजर हमने देखी तो उसके रिगार्डिंग ये काफी अच्छा आर्टिकल है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, द रेज 2020 is summit is related to dash. First, biotechnology, second, gender equality, third, artificial intelligence and fourth, food security. तो चलिए दिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये न्यूज आर्टिकल जो है उसके अंदर इनोवेशन की बात की जा रही है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर इंडिया के अंदर अभी इनोवेशन से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के चल रहे हैं वो सारे मेंशन किए गए हैं, जिसके अंदर रेज जो है वो भी मेंशन किया गया है। रेज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली द स्टार्स प्रोजेक्ट वाज सीन इन न्यूज, इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ डैश एंड इट इज रिलेटेड टू डैश। मतलब ये किसका प्रोजेक्ट है और ये किस सेक्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन में कहा है कि ये इसरो का प्रोजेक्ट है और मिशन गगनयान से रिलेटेड है। थर्ड में कहा है कि ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और एजुकेशन से रिलेटेड है। एंड फोर्थ में कहा है कि ये यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है और ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है और इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। लास्ट वीक अक्टूबर 15 के आसपास ही गवर्नमेंट ने, ये जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया था। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके लाइन में चलते हुए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है जिसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है, तो इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट जो है वो अडॉप्ट किया था। तो ये स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।